हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी में नितिन सिंघानिया की बुक की डिस्कशन को इस चैप्टर में, जिसमें हम बात कर रहे थे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंडिकेटर्स देखे थे, मेजर्स देखे थे, जिससे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर कर सकें। अब इसी कंटेक्स्ट में एक अलग से एक टॉपिक है एमपीआई का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपने इसके बारे में करंट अफेयर में सुना होगा, लेकिन ये करंट अफेयर का टॉपिक अब ना होते हुए अभी ये स्टैटिक का पार्ट बन चुका है। करंट में बस इंडिया का लेटेस्ट रैंक क्या है, स्थान क्या है, कितनी कंट्रीज को मेजर करा गया, क्या कौन करता है, इसमें से बस आपको लेटेस्ट चीज़ें निकालनी है, जो कि हम PT3 वेब से अपडेट कर लेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स के पता होनी चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज यहाँ पर कुछ जो इसके इंडिकेटर्स होंगे ना कि एमपीआई को निकाला कैसे जाता है, वो ऑप्शन की फॉर्म में आ सकता है कि इनमें से क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एमपीआई को निकालने का, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने का। टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है इस टर्म को डिकोड कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि हमें यहाँ पर एक पॉवर्टी इंडेक्स चाहिए होता है, और उस पॉवर्टी इंडेक्स को देखने के लिए, निकालने के लिए, उसके आंकड़े जानने के लिए हम किसी एक डायमेंशन का, एक पैरामीटर का इस्तेमाल ना करते हुए मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज याद रखना। अब जो ये लाइन बोली मैंने इसी के बेसिस पर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि यहां पर हम पॉवर्टी को मेजर मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर का यूज करके करेंगे। हम ये इसमें मानते हैं जो गरीबी है ना, वो सिर्फ पर्सन की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। गरीबी का सिर्फ इनकम से बहुत कम लेना देना है। कि अगर हम ये कहें कि हालांकि मेजर कंपोनेंट है वो, लेकिन सोल कंपोनेंट नहीं है कि किसी पर्सन की इनकम कम है तो वो जरूर गरीब होगा या कुछ भी होगा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना फिर अर्पित, कि किसी की पुश्तैनी जमीन हो, भले ही वो कुछ कमा ना रहा हो, लेकिन खेती बाड़ी कर इतना प्रोड्यूस हो जाता है कि पूरे साल के लिए अनाज इतना पैदा हो जाता है कि वो पेट भर के रोटी बनाकर खा सके, दाल चावल वगैरह। और इंसान को यही चाहिए, एक छत और एक कुछ कपड़े और खाने के लिए रोटी, जो कि उसको मिल रहा है अपनी पुश्तैनी जमीन से, खेतों से। बट यहां पर हम लोग ना डेप्रीविएशन के कंसेप्ट को भी देखते हैं। जैसे अगर पर्सन की हेल्थ खराब है, तो याद है मैंने ईशा एक टर्म बताई थी, अगर पर्सन की हेल्थ खराब है तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है अच्छा खासा पर्सन जो अबव पॉवर्टी लाइन में हो वो एकदम से खिसक कर बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाए। भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर जैसे ये जो कुछ बीमारियां क्या, अगर हम अगर बाकी चीज़ों को छोड़ के भी, आप एक बात बताओ ईशा मुझे, शाइनी, कोविड में ही देख लो कितने लोगों को घर वगैरह और ये सब चला गया बचाने में, कितने ज़्यादा मतलब पैसे वसूले गए लोगों से। एक एक दिन का चार्ज कितना था हॉस्पिटल बेड का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, धांधलेबाजी भी हुई कितनी ज़्यादा, बताओ, है ना। तो पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन और इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीने के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए अगर उतनी पर्सन के पास नहीं है, शिक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ये सब चीजें भी देखी जाती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। आप कहोगे सर बाकी सारी चीजों में हमें कोई डाउट नहीं है, ये जरा एजुकेशन वाला पॉइंट इलेबोरेट करोगे कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है ये गरीबी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। देखो, एक पॉइंट जिंदगी में ऐसा आएगा ना ईशा, जब अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए बंदे को खुद कमाना पड़ेगा अपना गुजारा निकालने के लिए, जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे आई। उस समय में अगर पर्सन की एजुकेशन अगर कम है ना, तो यानी कि उसकी इनकम भी फिर कम होगी, और इनकम कम होने की वजह से हो सकता है कि पर्सन को फिर कोई जॉब ही ना मिले। और जॉबलेस वाला जो पर्सन है वो, आप मुझे एक बात बताओ जरा ईशा, बीपीएल में नहीं खिसकेगा तो कहां खिसकेगा बताओ, है कि नहीं। कोविड के टाइम पे अगर हम लोग रिलेट करें इस चीज को, सिर्फ सरकारी नौकरी वाले ही चैन की नींद सोए कि नहीं सोए हैं बताओ,
बाकी सबको तो ये था कि पता नहीं कितने टाइम लॉकडाउन चले, जॉब पे कब वापस बुलाएंगे, सेविंग्स लोगों के पास थी नहीं, था कि नहीं था ऐसी सिचुएशन बताओ। और इसलिए यूपीएससी ना बहुत फोकस भी करता है, उसने 2-3 बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस कंसेप्ट के ऊपर घुमा फिराकर अलग अलग एंगल से। 2016 में सबसे पहले बार ये क्वेश्चन पुट करा गया था जॉबलेस ग्रोथ का, यानी कि कंट्री के अंदर ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो जॉब्स की टर्म है ना, जॉब नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर ये जो ग्रोथ है क्या सच में ये रियल पोटेंशियल की ग्रोथ है जिसमें यूथ को कोई जॉब नहीं मिल पा रही है? ये क्वेश्चन था, मतलब ये सवाल था जॉबलेस ग्रोथ का, जो कि मुद्दा हाईलाइट हुआ था और यूपीएससी ने पूछ लिया। अब ये जो डिप्राइवेशन है ना, इनको मेजर करा जाता है हाउस होल्ड लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, यानी एक एक पर्सन का देखते हुए और एक पूरे परिवार का, एक घर परिवार का देखते हुए। आई अगेन रिपीट, डेप्रीविएशन जो हैं दे आर पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन एंड इन एडुकेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनको प्लीज याद रखना, ये अलग से आ सकता है कि इनमें से किन चीजों को देखा जाता है एज डेप्रीविएशन। क्या चीजें काउंट होती हैं जब हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखते हैं? सबसे पहले आप ये 3 चीज समझ गए, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई शब्द समझना है, किसी भी चीज का मीनिंग समझना है, मैं आगे बढ़ूं? बताओ हाँ या ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करता है एक्यूट पॉवर्टी को, हद से ज्यादा गरीबी को, जो कि बेस्ड होती है कुछ कुछ ओवरलैपिंग डेप्रीविएशंस के ऊपर। अब ये ओवरलैपिंग डेप्रीविएशंस क्या है? ऊपर वाली डेप्रीविएशंस को ही देख लेते हैं। किसी पर्सन की हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, अब हेल्थ ठीक नहीं है और उसने इतनी शिक्षा भी प्राप्त नहीं करी हुई है, लैक ऑफ एजुकेशन, कि उसके पास जॉब हो सके, और इसकी वजह से उसके घर में जो फर्नीचर है या उनके रहने सहने का जो तरीका है वो इन एडुकेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर काउंट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो जो एमपीआई है वो एक्यूट पॉवर्टी को मेजर करता है बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग डेप्रीविएशन। आप इसमें से मुझे कोई भी पॉइंट प्रेजेंट कर दो और मुझे बता दो कि इन तीनों को सर कनेक्ट करके बता दो। तीनों को ले लेते हैं चाहे भले। सबसे पहले इनमें से कोई पॉइंट चुनो, जरा आप चुनो अपनी मर्जी से। शाइनी कोई भी एक पॉइंट चुनो इन तीनों में से, 1 2 3 जो मैंने लिख रखे हैं। हेल्थ नंबर 1, पुअर हेल्थ। अगर बंदे की हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है, तो ये तो मैंने बोल दिया जैसे कि उसके पास इनफ अगर शिक्षा भी नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन अगर हेल्थ अगर अच्छी है, ओ सॉरी हेल्थ अगर खराब भी है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा हुआ है कि उसने एक सरकारी नौकरी पा ली है, तो कुछ टाइम की हेल्थ के लिए उसको खर्चा निकालने के लिए सरकार पैसा देगी, उसका कार्ड बना होगा अगर वो अच्छी नौकरी करता है तो फिर उसे टेंशन लेने की जरूरत है क्या? क्योंकि ईशा क्या होता है, खराब हेल्थ में जर्नली, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन जर्नली लोगों को यही लगता है ना कि हमारी जेब से और कितना जाना है, तो 4 दिन की दवाइयां मिस भी कर दो, महंगी आती हैं, या ये इलाज नहीं करवाते हैं, महंगा होगा। और ये लैक ऑफ एजुकेशन जो है उसकी वजह से पर्याप्त मात्रा मतलब एक अच्छी लेवल की जॉब मिली नहीं, तो पर्सन की इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। मतलब इसका मतलब शाइनी वो कम क्वालिटी के चावल खाएगा, कम क्वालिटी की दाल खाएगा, गंदी क्वालिटी का दूध पिएगा, तो अल्टीमेटली उसने बीमार पड़ना है और पूरा हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होगी। तो मुझे क्या बताओ, ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, थर्ड वाला पॉइंट फर्स्ट से और फर्स्ट वाला पॉइंट थर्ड से, फर्स्ट सेकंड से और सेकंड थर्ड से, ये सारे कनेक्टेड है कि नहीं है बताओ? है ना, ये इन सब में एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि नहीं है बताओ? तो एमपीआई मेजर करता है एक्यूट पॉवर्टी को बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग डेप्रीविएशंस इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक को नहीं मानता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी को मेजर करता है सिर्फ एक ही चीज को कैप्चर करते हुए कि जो पर्सन जिनके पास, याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था ईशा, याद होगा आपको, $1.90 पर डे से अगर वो कम कमा रहे हैं तो वो पुअर पॉवर्टी की, मतलब वो पॉवर्टी की जिंदगी में है, दे आर बीपीएल, ग्लोबल इंडेक्स जो है।
मतलब जो ग्लोबल पैरामीटर है, इतना कमाना चाहिए। लेकिन यहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये बोल रहा है कि इनकम फैक्टर है लेकिन मेजर फैक्टर नहीं है, वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर है। समझ रहे हो इस चीज को? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कंसेप्ट जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करा गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। यानी कि इधर से कुछ कुछ आंकड़े लिए जाते हैं इनसे, ये एक प्राइवेट बॉडी है। और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा गया था साल 2010 में। एमपीआई का नाम पहले था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको रिप्लेस कर कर अभी एक नई चीज आई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और सिर्फ नाम के साथ साथ इसकी कैलकुलेशन की स्ट्रक्चरिंग भी चेंज करी गई। सिर्फ इनकम को ना देखते हुए एमपीआई 3 डायमेंशंस पर बात करती है। कौन कौन से हैं वो 3 डायमेंशंस? एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक है हेल्थ, एक है एजुकेशन, जैसा कि हमने ऊपर बात करी। अब उन 3 डायमेंशंस में टोटल हमें बाइफरकेट होकर 10 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये 3 डायमेंशंस और इनके अंदर टोटल ऐसे करते करते 10 इंडिकेटर्स, जिससे हम मेजर कर सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। ये जो 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स हैं एमपीआई के अंडर, इनको हम जानते हैं। सबसे पहले डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कितने डायमेंशन यूज होते हैं और कौन कौन से हैं, वो 3 होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और अगर ये आ जाए कि इंडिकेटर्स कितने यूज होते हैं, 10 यूज होते हैं। क्वेश्चन इंडिकेटर्स पे बनेगा। अब यूपीएससी के लेवल वो नहीं रहा कि वो ना एक फ्रिंज एरिया से, आउटर एरिया से कुछ आपसे पूछे, नहीं। एजुकेशन में सबसे पहले तो एक बात को डिकोड कर लेते हैं कि एजुकेशन के मामले में हमें 2 इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, एक ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक स्कूल अटेंडेंस, यानी कि 2 हैं एजुकेशन के पास। हेल्थ में हमें देखने को मिलते हैं अगेन 2, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, ये हमारा दूसरा डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। और यहां पर हमें देखने को मिलते हैं 4 हो गए ऊपर, बचे 6, बाकी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनको। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये एसेट, कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, एक डायमेंशन को पकड़ते हैं एजुकेशन। इसका इंडिकेटर क्या है? एजुकेशन को कैसे देखा जाता है? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। कैसे माना जाएगा कि ये डेप्रीवेशन की कंडीशन हो? एक पर्सन तब माना जाएगा कि वो डिप्राइव्ड रहा जिस साल में उसको स्कूल करना चाहिए था, अगर उस फैमिली का कोई भी मेंबर 10 साल से कम या लगभग 10 साल की उम्र में, एज कंप्लीट करने के बाद, उसने अगर 6 साल की भी स्कूलिंग नहीं कर रखी है ना, तो माना जाएगा कि यह परिवार शिक्षा से वंचित है। और हर एक इंडिकेटर को वेट दिया जाता है ओवरऑल एमपीआई की कैलकुलेशन में। तो इस इंडिकेटर का वेट है 1/6। और ये वाला इंडिकेटर डेप्रीवेशन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है, ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से, जो कि बात करता है क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। उसके बाद स्कूल अटेंडेंस। इसमें किसी को भी डिप्राइव्ड तब माना जाएगा अगर कोई भी स्कूल की एज का जो बच्चा है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया 8वीं क्लास तक भी, तो यानी कि वो शिक्षा से वंचित है। इसका वेट भी 1/6 है। एंड अगेन दिस, क्योंकि ये वाला पॉइंट एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 से आप रिलेट कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, क्वालिटी एजुकेशन। पहला डायमेंशन समझ में आ गया कि कुछ और समझना है इसके बारे में? बताओ, ये समझ में आया? उसके बाद हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। एक बच्चे को डिप्राइव तब माना जाएगा अगर कोई भी बच्चा एक फैमिली का पिछले 5 साल में कोई मर गया है। तो यानी कि अब वो बच्चा जो मर गया है
तो ऐसा माना जाता है कि वो हेल्थ एंड वेलबींग के कारण मारा है। तो इसको सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का ये पार्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, और इसकी वेटेज है 1/6। और दूसरी बात होती है न्यूट्रिशन की। एक किसी भी पर्सन को न्यूट्रिशन से, हेल्थ से डिप्राइव तब माना जाएगा न्यूट्रिशन के इंडिकेटर में, अगर कोई भी एडल्ट 70 साल से कम वाली एज का या कोई भी बच्चा अगर उसकी स्टंटेड ग्रोथ है, यानी कि जितने ऑर्गन्स शरीर जितना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा, और कोई ना कोई ऑर्गेनिक फेलियर है, कोई अंग काम नहीं करता या कुछ दिक्कत है, तो यानी कि न्यूट्रिशन नहीं मिला। इसका वेट भी 1/6 है। एंड दिस कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 0 हंगर, जो हमें अटेन करनी है। पर्सन यहां पर इसका मतलब उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला, स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि वो कुपोषण के शिकारी रहे जीवन भर, अगर वो 70 साल से कम है, या फिर बच्चे ने शुरुआत जो अपने जीवन की करी है वो कुपोषण से करी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता उसकी बॉडी तक। कैलोरी इनटेक। फिर तीसरा डायमेंशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबसे पहले इसके अंदर बात होती है इलेक्ट्रिसिटी की। डिप्राइव तब माना जाएगा अगर बिजली बिल्कुल ही नहीं है घर में। इसका वेटेज है 1/18। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के अंदर ही आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सैनिटेशन डिप्राइव माना जाएगा अगर सैनिटेशन फैसिलिटी जो है वो इंप्रूव नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर वो इंप्रूव तो है लेकिन सैनिटेशन फैसिलिटी घरों में अकेले अकेले नहीं है, वो एक एरिया में है और वो सारे घर वाले और जो अलग अलग हैं बाकी हाउस होल्ड्स के साथ शेयर करनी पड़ती है। यानी कि ऐसा मान लो कि पूरी गली में सिर्फ एक ही शौचालय है। इसका वेट 1/18। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का पार्ट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर ड्रिंकिंग वाटर डिप्राइव माना जाएगा अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है एज पर एसडीजी गाइडलाइंस, या फिर अगर किसी महिला को या किसी भी पुरुष को पानी लेने के लिए, पानी की सुविधा को गेन करने के लिए आधे घंटे चलकर कहीं जाना पड़े, ये देखा जाता है। इसका वेट भी 1/18। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का पार्ट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि सरकार इतना भी सुनिश्चित नहीं कर पाई कि आधे घंटा तो सिर्फ पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे अपने ऐड देखे होंगे राजस्थान वगैरह के, है ना। फिर हाउसिंग डिप्राइव माना जाएगा अगर हाउसिंग मटेरियल जो है वो इनएडिक्वेट है, एक छत का, दीवारों का, जो भी फ्लोर पे वो है, जो भी बनाया गया है कि अगर कोई भी आंधी तूफान वगैरह आता है तो वो नेचुरल मटेरियल से बनाया गया और कभी भी झड़ सकता है, गिर सकता है एक बारिश में। 1/18 इसकी वेटेज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का पार्ट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके बाद कुकिंग फ्यूल डिप्राइव माना जाएगा अगर किसी घर में चूल्हे में क्लीन गैस सिलेंडर जैसे हमारे यूज होते हैं अगर वो नहीं है, और औरतें जो हैं या कोई भी जो खाना पका रहा है वो गाय के कंडों पर, लकड़ियों पर, कोयले पर बना रहे अगर वो खाना, तो वेटेज इसका 1/18। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 का पार्ट अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। अब चाइनीज को ये मत मान जाना कि इसमें बुरा क्या है, सर मैं भी तो हुक्का पीती हूँ को चारकोल मिलाकर, या फिर मैं बारबेक्यू खाती हूँ, ये बच्चे इसकी तो मछलियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे कोयले पे पकी हुई। ये रोज रोज की बात हो रही है, ठीक है। ये आपकी वो पार्टीज नहीं है सर्दियों वाली छत वाली जो हम करेंगे, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी में अगला इंडिकेटर है एसेट्स। डिप्राइव माना जाएगा अगर किसी घर के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, कभी भी रेडियो कभी ना रहा हो, टीवी नहीं, टेलीफोन नहीं, कंप्यूटर नहीं, बच्चों के खिलौने, चलाने वाली गाड़ियां वगैरह, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, खुद का कोई भी कार, ट्रक वगैरह कुछ भी ना रहा हो। इसकी वेटेज भी 1/18 है। एंड दिस कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, नो पॉवर्टी। क्योंकि ये सब निशानी तो ऐसी कि पर्सन अगर कभी यही सब चीज़ें नहीं देखी तो गरीबी सोच लो जरा किस हद तक होगी। मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं इसको, यानी कि इन्होंने
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मिलकर इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2010 से क्या दी है, निकालते कैसे हैं। हम लोग ये देखते हैं ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर पुअर है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कितना है यानी कि, और उसको मल्टीप्लाई करा जाता है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ MPI पॉवर्टी अक्रॉस द पुअर परसेंटेज। ओवरऑल जो गरीब जनता है उसमें कितने एवरेज इंटेंसिटी के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले इन सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर, इनका वेट मिलाकर ऐसे वाले हैं, और उसको इनटू करना है हमें इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी से, यानी कि परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि डिट्टो नंबर वाइज आंकड़े से आंकड़े मिलाते हुए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पुअर पीपल। एक उनके कैलकुलेशन का तरीका है, वेट मिलाकर करा जाता है, बस आपको ये बस फॉर्मूला देखना है और कुछ भी नहीं है। एक पर्सन को मल्टी डायमेंशनल पुअर तब माना जाएगा अगर वो पर्सन, इफ ही और शी इज डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेटेड इंडिकेटर्स, जो कि हमने ऊपर देखे हैं। अगर इन सारे इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन निकालो तो 1/3 में भी अगर वो डिप्राइव है तो उनको माना जाएगा दे आर पुअर, यानी कि जो कट ऑफ है गरीबी के लिए MPI इंडेक्स में वो है 33.33%। ठीक है, मयूर देख रहे हो रिट्रेसमेंट सीरीज। यार ये देखा जाता है ये सारे जो 118th नहीं करे जा रहे थे हम लोग, तो इसका जो निकले ना ये 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम जो होना चाहिए वो 33.33 होना चाहिए कि इतने तक तो सहन कर लीजिए। अगर इसके नीचे है ना तो पर्सन फिर वो पुअर नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, फिर वो हर एक एंगल से गरीब है फिर, मतलब इसका वो 10 इंडिकेटर्स हो या 3 डायमेंशन के बेसिस पर। हाँ हाँ 100% के लिहाज से 2021 की MPI रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। MPI एस्टिमेट जो है साल 2021 के वो कवर करते हैं 109 कंट्रीज को, मेजॉरिटी मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया की रैंक 66, MPI स्कोर इंडिया का था 0.118 और 25.01% का हेडकाउंट रेशियो 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 62 था आउट ऑफ 107 कंट्रीज विद MPI वैल्यू ऑफ 0.123। ठीक है, इसमें रैंक ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, ऑब्वियस ये बात है ना। उसके बाद हम अपने देश में एक नेशनल लेवल पे भी निकालते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको नीति आयोग रिलीज करता है। ये हेल्प लेता है नीति आयोग, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हेल्प लेता है ना, इसका प्राइवेट बॉडी जो है डेटा कलेक्ट करती है OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। नीति आयोग रेफरेंस लेता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की 2015-16। इंडिया का जो MPI स्कोर है एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वो है 0.118 और हेड काउंट रेशियो जो वो है 25.01%। ये हम लेटेस्ट देखेंगे जब PD35 आएगा तब उसमें देखेंगे हम लोग। हाँ सिमिलर है, ऑब्वियस ही बात है, वो नहीं है ना, करेंगे क्या, कितना डेविएट कर देंगे उससे। केरला और बिहार, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर स्टेट PSC में, कि एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाईएस्ट और लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि मल्टी डायमेंशनल पुअर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक राज्य में, वो क्या है? केरला एंड बिहार। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जैसे मतलब मान लो कि केरला का पूरा इतना पार्ट हो रहा है तो उसमें मतलब इतनी पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर आती है। बिहार जैसे हो रहा है तो मान लो उसमें लिखा हुआ है कि इतनी पॉपुलेशन आती है, जो कि ये MPI से वो है।
ये पॉवर्टी नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पॉवर्टी में बहुत सारे एंगल्स को देखते हुए करा जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल पॉवर्टी हमें तो सिर्फ यही सिखाया गया था, शायद नहीं याद है ना, कि कैलोरी इनटेक और इनकम को ले लो। अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर तक इसी में उलझे हुए थे, कैलोरी प्लस इनकम, इसके अलावा हम कहीं देख ही नहीं रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ है ये मल्टी डायमेंशनल है, तो डायमेंशन भी 10 है, डायमेंशन भी 3 है, और इंडिकेटर्स 10 यूज़ हो रहे हैं। अलग अलग चीज़ है कि पर्सन जो है स्कूल का उसका क्या है, कितनी शिक्षा प्राप्त कर पाया है, क्या न्यूट्रिशन इतना मिल पाया, 5 साल से पहले कोई बच्चा तो नहीं मर गया, घर में बिजली आती है, सैनिटेशन फैसिलिटी कैसी है, ठीक है। विद्या बालन बेचारी ऐड नहीं करती रहती, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अब शौचालय ऐसा भी ना हो कि भाई इस गली के सारे लोग लोटा लगा कर वेट कर रहे हो, ठीक है, कि एक ही हो। हाँ, क्या कह रहे हो मयूर? ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और एसिड्स को देखना कि कभी घर घर पे ये सब मेंबर्स ने कभी देखा कि नहीं देखा। तो आपको क्या ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अच्छे से समझ में आया? ये स्टैटिक का पार्ट बन चुका है। जब ये शुरू शुरू में आया था, जब पैटर्न बदला था यूपीएससी का 2013 के अंदर, जिस नए लिहाज से प्रीलिम्स होते थे, तभी लोग बोलते थे करंट अफेयर वगैरह का टॉपिक है। अब ये प्रॉपर तरीके से स्टैटिक बन चुका है, इसलिए बुक में आपके ये डाला गया है, और आप इसके लेटेस्ट फिगर्स यूज़ करके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर पा सकते हो। मेंस के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर आपसे कोई इसकी गलती नहीं होगी। अगले लेसन के अंदर हम लोग बात इस बारे में करेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट उसका लगाने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड्स कौन से होते हैं। तो आपके लिए टोटली नई चीज़ होने वाली है। हम इसको देखेंगे 3 रेफरेंस की मदद से, एक MRP, URP और MMRP। ये आप जानोगे कि ये नई एक चीज़ है। तो बताओ मुझे ज़रा, ये सब कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत है इस लेक्चर में? कुछ लगा हो सीखने वाला, कुछ डाउट है? ठीक है, तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।